प्यारे छात्र छात्राओं, हम इससे पहले लेक्चर में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु संरचना में हमने अब तक पढ़ लिया है कि परमाणु इस पूरे ब्रह्मांड का छोटे से छोटा कण है। माने इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, उसकी जो सारी वस्तुएं जो आपको दिखती हैं, जो नहीं भी दिखती हैं, वो सब परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु से छोटा कोई नहीं होता, ऐसा हमने डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में पढ़ा है। लेकिन जब आधुनिक खोजें हुई तो परमाणु स्वयं 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। उन 3 मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। हम अभी तक इससे पहले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की सहायता से किस प्रकार हुई ये भी पढ़ चुके हैं। उसमें 3 वैज्ञानिकों का बड़ा अहम योगदान रहा, जूलियस क्लर्क, विलियम क्रूक, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन की खोज का क्रेडिट इसलिए जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन ने जब हम कैथोड किरणों की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो कैथोड किरणों की विशेषताओं में एक पॉइंट आ रहा था कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनके लिए E/m का मान, माने द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। लेकिन इस नियतांक का मान कितना होता है, इसको ज्ञात करने के लिए जे थॉमसन ने 1897 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग उन्होंने किया। उस प्रयोग को ही आज हम पढ़ने वाले हैं और इस प्रयोग को हम जानते हैं द्रव्यमान आवेश अनुपात प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से वो E/m का जो मान होता है वो ज्ञात उन्होंने करके बताया। जब वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो वो जानते थे कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अगर उनको गुजारा जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ये जो सिद्धांत था, ये जो मेन बात थी, इस बात का ही प्रयोग उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में किया। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी तरफ चलते हैं। ये चित्र द्रव्यमान आवेश अनुपात ज्ञात करने के लिए जो जे थॉमसन ने अपना प्रयोग किया था, ये उसका सेटअप है। ये कैथोड किरण नलिका है जो कि कैथोड किरणों के खोज के समय भी ये प्रयुक्त की गई थी। ये आपको दिखने में थोड़ा सा अलग लग रही होगी क्योंकि जब हमने कैथोड किरण नलिका यूज की थी उसमें ये सब चीजें यहाँ से राउंड थी। लेकिन इस बार क्या है, कैथोड किरण नलिका को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, थोड़ा सा उसका आकार बढ़ा है, लेकिन ये सब कुछ वैसा का वैसा ही सेटअप है। तो आइए चलते हैं। इस प्रयोग को समझने से पहले जे थॉमसन ने 3 मुख्य बातें बताई कैथोड किरणों के अपने पथ से विचलन को लेकर। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणें यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गुजारी जाएं तो उनके पथ में विचलन आता है, वो अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती हैं। वो जो विचलन की मात्रा है, जे थॉमसन कहते हैं कि वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। उनमें से पहला पॉइंट ये है कि जो विचलन होता है कैथोड किरणों का विचलन, ऋणावेश जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विचलन की मात्रा बढ़ जाती है। माने विचलन की मात्रा ऋणावेश बढ़ने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा, ऋणावेश चार्ज बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें क्या होंगी, ज्यादा विचलित होंगी। भाई ऋणावेश बढ़ने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ उनका अन्योन्य क्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गुजारेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ऋणावेश का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, अन्योन्य क्रिया वो ज्यादा होगी, तो विचलन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। अगर हम दूसरी बात करें, जो आवेशित कण है माने कैथोड किरणों के अंदर जो कण है, यदि उनका द्रव्यमान हल्का होगा तब विचलन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जो हल्की चीज है वो ज्यादा इधर उधर छिटकेगी, ज्यादा इधर उधर अपने पथ से, अपने मार्ग से इधर उधर भागेगी। तो द्रव्यमान हल्का होने पर, द्रव्यमान कम होने पर विचलन अधिक होता है, विचलन अधिक होता है। तीसरा बिंदु जे थॉमसन ने कहा कि जो विचलन की मात्रा है, वो जो आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, जो आरोपित कर रहे हैं कैथोड किरणों के मार्ग में, उसका मान जितना आप बढ़ाएंगे, माने विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाते जाएं या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाते जाएं, तो जो कैथोड किरणों में विचलन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विचलन की मात्रा है, विचलन की मात्रा विद्युत क्षेत्र व
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर बढ़ती। तो ये 3 बिंदु जे थॉमसन ने बड़े इंपॉर्टेंट पहले बताए। तो जे थॉमसन की ये 3 बिंदु पढ़ने के बाद हम जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को। इस प्रयोग में जो सेटअप यूज हुआ, तो एक कैथोड विसर्जन नलिका इसमें यूज हुई, अर्थात ये कांच की विसर्जन नलिका है जिसको थोड़ा सा बड़ा आकार दिया गया है। कैथोड किरणों की खोज में यहाँ से राउंड कर दिया गया था, इस बार ये थोड़ा सा बड़ा रूप है। इसमें आप देखेंगे कैथोड की डिस्क लगी है, क्षण ना होकर इस बार डिस्क लगी है। एनोड, छिद्रित एनोड की डिस्क लगी है। इससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने के लिए सेटअप लगाया हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र की प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट है वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैग्नेट रखी हुई होती है, तो आपको चित्र आसानी से समझ आए इसलिए मैंने मैग्नेट ना बनाकर उसको एक राउंड करके बना दिया है, ऊपर को एन सिरा और नीचे एस सिरा। इसके बाद अगर बात करें आगे, तो ये जहां पर ये ऐसे अर्धवृत्ताकार है भाग, यहाँ पर एक पदार्थ का लेप रहता है, उसको स्फुरदीप्ति पदार्थ या प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप कर देते हैं। जिंक सल्फाइड जैसे मान लीजिए एक अच्छा पदार्थ है। इस पदार्थ की विशेषता होती है कि जब आवेशित कण इस पदार्थ पर टकराता है तब ये चमक उत्पन्न होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई आवेशित कण यहाँ पर हिट कर रहा है, उसकी पोजीशन को जान सकते हैं। इस कैथोड और एनोड को उच्च विभव स्रोत से कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा गया है। तो ये सेटअप आपको कैथोड किरण की खोज जैसा ही समझ आ रहा होगा। तो होता क्या है, इस विसर्जन नलिका के अंदर आपको पता है कि दाब कैसा होता है, निम्न दाब रखा जाता है, और विभव कैसा रखा जाता है, उच्च। तो उच्च विभव पर जब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया तो कैथोड से विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें, मतलब कैथोड किरणें उत्पन्न होने लगी, जो एनोड को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ी। तो आप शुरू में समझिए, मैं एक एक स्थिति करके आपको बताता हूँ। समझिए कि जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं है, अर्थात इनकी अनुपस्थिति है, तब कैथोड किरणों का जो पथ था वो बिल्कुल सीधा, माने जिस मार्ग में वो आ रही थी उसी मार्ग में उन्होंने उस स्फुरदीप्ति पदार्थ पर टकराई और चमक उत्पन्न हुई, जिससे ये पता चला कि कैथोड किरणें सीधी अपने मार्ग में जा रही हैं, कोई विचलन नहीं आया। अब जे थॉमसन ने क्या किया कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, अर्थात वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये प्लस माइनस का जो सेटअप था इसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र लगाया। तब उन्होंने क्या देखा कि कैथोड किरण अपने मार्ग से विचलित हुई है और वो कहाँ टकरा रही है, बिंदु ए पर। क्यों? क्योंकि कैथोड किरण ऋणावेशित होती है, ये प्लस प्लेट है तो उसकी तरफ को थोड़ा सा वो मूव की होगी, घूमी होगी, और कहाँ जाके टकराई वो स्फुरदीप्ति पदार्थ के बिंदु ए पर। अब उन्होंने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र हटाया, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। तो चुंबकीय क्षेत्र जब उन्होंने आरोपित किया तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड किरणें अपने मार्ग से विचलित हुई हैं इस बार भी, और स्फुरदीप्ति पदार्थ की जो स्क्रीन लगी है, जो पर्दा लगा है, उसके बिंदु सी पर टकराई है। तो इससे वो क्या देख रहे हैं कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब तो कैथोड किरण अपने मार्ग में जा रही है सीधे, वो कोई विचलन नहीं आ रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो वो बिंदु ए पर आ रही है, जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो बिंदु सी पर आ रही है। इससे उन्होंने पता लगाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उनका विचलन होता है। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के पथ को कितना उसमें विचलन आता है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, एक बार वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत करते हुए, कैथोड किरणों के पथ को लंबवत रखते हुए उन्होंने देखा कि कितना कितना इसमें विचलन आ रहा है, और उन विचलनों को बहुत बारीकी से उन्होंने एक से अधिक बार उनका अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कैथोड किरणों के लिए E/m का जो मान बताया वो बताया 1.758820 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, ये मान उन्होंने बताया। और ये मान उन्होंने इस विसर्जन नलिका में अलग अलग गैसें लेकर, अलग अलग कैथोड और एनोड की जो ये डिस्क हैं इनकी प्रकृति को बदलकर, मतलब इनकी जो, जैसे मान लीजिए कैथोड इस बार इस धातु का है, एनोड इस धातु का, अगली बार इनको बदला, गैसें बदली, तब भी उन्होंने देखा कि जो E/m का मान आ रहा है वो यही आ रहा है, अर्थात E/m का मान नियतांक होता है। उस नियतांक का मान उन्होंने बताया कि 1.758820 × 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से जे थॉमसन 1897 में ये बताने में कामयाब रहे कि कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कक्षा 11 का सिलेबस चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में इसका लाभ नहीं उठा सकते। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी इस
यूनिट का, इस परमाणु संरचना जो ये पढ़ाया जा रहा है, इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं इसमें जैसे अभी मैंने E/m का मान आपको लिखकर बताया, तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में E/m का वैल्यू पूछ लिया जाता है। जैसे अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लैब असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है, तो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा जो उसमें रसायन विज्ञान के लिए जो स्पेशली लैब असिस्टेंट आया है, फिजिक्स के लिए आया है, तो जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए जो लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा आई है, उससे संबंधित प्रश्न भी वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जब मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, जब ये यूनिट लास्ट होगी तो मैं आपको कम से कम 50 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ बताऊंगा, जिससे आपको उस परीक्षा में या इस प्रकार की जहाँ पर रसायन विज्ञान विषय आने वाला है वहाँ उसमें मदद आपको मिल जाएगी। परीक्षाओं में आपको पता ही है कि बहुत वो डीपली क्वेश्चन मालूम करते हैं, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कक्षा 11 के सिलेबस के साथ साथ मैं आपको प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा और आपके लिए वो जो भी अच्छा रहे आप उसे नोट कर सकते हैं। तो जे थॉमसन ने E/m के जो फॉर्मूले को, E/m के लिए एक फॉर्मूला और दिया जिसको हम E/b² के फॉर्म में जानते हैं। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E वैद्युत क्षेत्र है जो आरोपित किया जा रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र है जो आरोपित होने वाला है, और जो R है ये त्रिज्या है। जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर वो जो उसके पथ का जो त्रिज्या आएगी, जो मतलब विचलन आएगा, उसको हमने कर्व के रूप में जान रहे हैं। जो एक वृत्ताकार जैसा मार्ग आएगा उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे वो जो हम कह रहे थे ना, उन्होंने प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले, तो वो इस फॉर्मूले से बार बार प्रेक्षण को कैलकुलेट करते थे। और इसके कैलकुलेट करने के बाद जो E/m की वैल्यू आती थी, जो भी हम लिख रहे थे, वो क्या आ रहा था 1.758820 10⁻11 कूलम पर kg। तो कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला भी आपसे मालूम किया जाता है। थॉमसन के इस द्रव्यमान आवेश अनुपात प्रयोग के बाद एक वैज्ञानिक हैं मिल्कन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसको हम मिल्कन तेल बूंद प्रयोग के नाम से जानते हैं। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग, और उन्होंने इस तेल बूंद प्रयोग की सहायता से इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान उन्होंने बताया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तथा साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उन्होंने बताया 9.1 × 10⁻31 kg। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने बताए। इन दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट से आप देखिए हम इलेक्ट्रॉन के आकार का भी पता लगा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। योगों से इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है लगभग E²/r होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति देखी गई तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है विद्युत चुम्बकीय प्रकृति। अभी विद्युत चुम्बकीय प्रकृति क्या होती है, इसी परमाणु संरचना में जब हम आगे को पढ़ेंगे तो बोर परमाणु मॉडल आएगा। बोर परमाणु मॉडल का जो मेन बेस है, जो मेन आधार है, वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम सिद्धांत से पहले आया मैक्सवेल का जो थ्योरी है वो आई थी। तो उस सब में विद्युत चुम्बकीय प्रकृति को समझाने के लिए ही वो सारे सिद्धांत हैं। तो विद्युत चुम्बकीय में ज़्यादा डिटेल में बात तभी करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है, और अगर कोई विद्युत चुम्बकीय प्रकृति है तो उसकी जो ऊर्जा होनी चाहिए वो होनी चाहिए E=mc²। आइंस्टीन के अनुसार जो ऊर्जा होनी चाहिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की वो इतना होनी चाहिए mc²। तो इलेक्ट्रॉन की प्रयोगों के आधार पर ऊर्जा आ रही है E²/r। यहाँ r जो है उस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, जबकि ऊर्जा है mc²। तो ये दोनों ऊर्जा है तो ये बराबर होना चाहिए, और अगर ये बराबर है यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें तो E²/mc² होना चाहिए। तो इसमें अगर हम वैल्यू लिखें तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो कि हमें पता चल गया है मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से, जो मैंने अभी लिखा था इससे ऊपर। और ये c प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल भी फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस सब को जब सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू आई लगभग 2.78 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है आप देखेंगे इतना मीटर में है, और ये 10⁻⁻15 है, तो वैल्यू बहुत छोटी है। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है। अभी जब आप आगे नाभिक का आकार देखेंगे
तो लगभग वो बताऊंगा, लेकिन अभी तुलना के लिए बता देता हूं। तो जो नाभिक का आकार है वो लगभग 10 की घात -10 मीटर होता है। तो आप देखिए उससे भी बहुत छोटा आकार है। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आंखों से नहीं दिखाई देता वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही छोटे आकार का होता है। तो ये सब जो मान है, ये सब जो आपके पास की ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का है, ये ऊर्जा मैंने इसलिए बराबर रखी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय प्रकृति है, तो ऊर्जा ये होनी चाहिए। तो ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहां भी रसायन विज्ञान आने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, तो उसके लिए भी ये बहुत आपको मदद करेगा वीडियो। तो इसलिए आप जब भी वीडियो देखें तो आप अपने साथ कॉपी पेन पर ये सब चीजें नोट करते रहें। तो जे थॉम्सन के द्रव्यमान आवेश अनुपात प्रयोग, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जानने के बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है एनोड किरणों की खोज। एनोड किरणों की खोज। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एनोड किरणों की खोज कैथोड किरणों के बाद आ रहा है। तो हमें बहुत सारी चीजें पहले से पता है क्योंकि एनोड किरणों की खोज का जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, जो प्रयोग की जो व्यवस्था है, वो कैथोड किरणों के जैसा ही है। तो आप देखें एनोड किरणों की खोज में एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इस पूरे सेटअप को बनाया। कांच की एक बंद विसर्जन नलिका ली। इस बार उन्होंने इसमें जो कैथोड का प्रयोग किया वो कैथोड छिद्रित कैथोड उन्होंने लिया, माने उस कैथोड में छिद्र थे। तो इसको हम बोलते हैं छिद्रित कैथोड। और इस बार पहले से ही यहां पर जिंक सल्फाइड की लेप है, माने प्रतिदीप्त पदार्थ लगा है। ये प्रतिदीप्त पदार्थ है, ये एनोड है। एनोड और ये कैथोड है। यहां पर दाब कम किया गया क्योंकि विसर्जन नलिका के जो भी प्रयोग होते हैं वो कम दाब पर ही होते हैं। लेकिन इस बार आपने ध्यान रखना है कि दाब कैथोड किरणों की खोज के सेटअप में जो दाब था वो बहुत कम था, लेकिन इस बार थोड़ा सा उससे ज्यादा दाब रखा गया। लेकिन दाब है निम्न, लगभग 10 की घात -1 mmHg ये दाब लिया गया। और इन कैथोड और एनोड को उच्च विभव स्रोत से जोड़ दिया गया। लगभग 10,000 वोल्ट स्रोत से इसको जोड़ दिया गया। अब जब इतना दाब, इतना भी कम नहीं है, थोड़ा सा कैथोड किरणों के खोज वाले प्रैक्टिकल से थोड़ा सा दाब ज्यादा है। तो इसमें जो था, जो बिल्कुल वहां पर गैसें नहीं थी कैथोड किरणों वाले प्रैक्टिकल में, यहाँ गैसेज अणु उपस्थित थे, थोड़ा थोड़ा गैसेज अणु उपस्थित थे जगह जगह, ये थोड़ी मात्रा में गैसेज अणु उपस्थित थे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। जब उन्होंने इतने उच्च विभव पर और कम दाब पर विद्युत धारा का प्रवाह किया तो उन्होंने इस बार क्या देखा कि जो कैथोड है, कैथोड से तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगी क्योंकि कैथोड किरणों की खोज में आपको पता ही है कि कैथोड से अदृश्य किरणें निकल रही थी, तो वो तो यहाँ भी निकलनी है क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप तो वैसे ही है। जबकि बच्चों में ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि जब वो कैथोड किरणों की खोज पढ़ते हैं तो कैथोड से किरणें निकाल देते हैं, जब वो एनोड किरणों की खोज पढ़ रहे होते हैं तो एनोड से निकाल देते हैं और काम खत्म हो जाता है। जबकि आप समझिए इसे बहुत बारीकी से कि कैथोड से कैथोड किरणें निकली माने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। वो जब निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन तो वो इन गैसेज अणु को, यही मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये गैसीय अणु है, कोई भी गैस आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये गैसीय अणु है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इन गैसीय अणु से टकरा रहे थे। टकराने से क्या हो रहा था, इन गैसीय अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल कर आ रहे थे। तो जैसे इस गैसीय अणु से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये निकला, इस गैसीय अणु से एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो वो जो गैसीय अणु थे अब वो क्या बन जा रहे हैं, आयन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इसमें हाइड्रोजन गैस ली हुई है, तो हाइड्रोजन गैस के अणु है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन हिट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से कैथोड से निकल कर जा रहा था, इस गैसीय अणु पर टकराया, तो इस हाइड्रोजन अणु में
माने परमाणु होंगे, और उन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु था, ये परमाणु है इस समय, तो ये हाइड्रोजन परमाणु क्या बन गया, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन गया, H+, मींस आयन बनने लग गए, हाइड्रोजन आयन। तो वो जो मतलब जो गैसीय आयन बन गए, गैसीय अणु, गैसीय परमाणु, गैसीय अणु गैसीय आयन में जब बदले, तो वो जो गैसीय आयन थे तो वो एक किरण के रूप में, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज लग रही है, तो वो गैसीय आयन एनोड से कैथोड की ओर को एक किरण के रूप में, किरणों के रूप में मूव करने लग गए। और वो जो कैथोड जो छिद्रित था, उस छिद्रित कैथोड को पार कर रहे थे और सीधे कहाँ अटैक कर रहे थे, इस प्रतिदीप्त पदार्थ पर। और पता यही चलता था, क्योंकि जैसे ही वो प्रतिदीप्त पदार्थ ZnS के पर्दे पर आकर हिट करते थे तो चमक उत्पन्न होती थी। तो उन्होंने कहा यार एनोड से कुछ किरणें जा रही हैं जो कैथोड को पार करके कहाँ जाती हैं, जो प्रतिदीप्त पर्दा हमने लगाया उस पर हिट करती हैं और चमक आती है। तब उन्होंने इन किरणों को क्या नाम दे दिया, क्योंकि एनोड से जा रही थी इसलिए इन किरणों को नाम दे दिया गया एनोड किरणें। एनोड किरणें ये कैथोड को पार कर रही हैं, या ये जो गैसीय आयन किरणों के रूप में बने हैं, इसलिए इनको एक नाम और दिया गया है, इनको बोलते हैं कैनाल किरणें। इनको कैनल भी बोल देते हैं कई बार, इनको कैनाल किरणें भी बोला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे थे कैथोड से, जिनकी वजह से गैसीय अणु हिट हो रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन उन गैसीय अणु को हिट करते थे, वही गैसीय अणु तो गैसीय आयन बने और वो किरण के रूप में गए, वही तो एनोड किरणें हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को तो कैथोड किरणों के रूप में पहुंच रहे थे, तो इधर को क्या जा रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कैथोड किरणें हैं। तो आपने अपनी बुक में देखा भी होगा कि जब एनोड किरणों के खोज वाला ये सेटअप बनाया जाता है, तब उसमें एनोड किरणें भी दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं, और कैथोड किरणें भी दर्शाई जाती हैं। तो इसका मतलब यही बताने के लिए है कि जो एनोड किरणें हैं, वो एनोड किरणें एनोड से नहीं निकल रही हैं, वो एनोड की तरफ से जा रही हैं। लेकिन वो बन किससे रही हैं, वो जो गैसीय मॉलिक्यूल है, वो गैसीय मॉलिक्यूल, गैसीय अणु कहाँ से अब दिख रहे हैं, गैसीय कहाँ से आ गई, दाब तो अभी भी कम है, लेकिन दाब इतना कम नहीं है जितना कैथोड किरणों के प्रैक्टिकल में कम था। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने की है कि कैथोड किरणों के प्रैक्टिकल से जो दाब है वो एनोड किरणों वाले प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ज्यादा है, माने है तो दाब कम ही लेकिन उससे ज्यादा है। उससे क्या हुआ कि अंदर वहां पर गैसीय अणु बिल्कुल भी नहीं थे कैथोड किरणों वाले प्रैक्टिकल में, लेकिन एनोड किरणें वाले जो प्रैक्टिकल है, जो सेटअप है, उसमें गैसीय अणु उपस्थित हैं। वो गैसीय अणु कैथोड वाली तरफ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इतनी हाई वोल्टेज पर आप वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो कैथोड से क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉनों ने उन गैसीय अणुओं को हिट किया, और हिट करने के बाद उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकलने लग गए, अर्थात वो गैसीय अणु क्या बनने लग गए, आयन बनने लग गए। वो आयन बहुत हाई वोल्टेज होने की वजह से किरणों के रूप में कैथोड की तरफ जाने लग गए, एनोड की तरफ से जा रहे हैं, कैथोड की तरफ को जाने लग गए। तो जो एनोड की तरफ से जा रहे हैं इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया, एनोड किरणें, और वो गैसीय आयन है इसलिए उनको क्या बोलने लग गए, कैनाल किरणें भी बोलने लग गए। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे गैसीय अणुओं में से और जो कैथोड की तरफ से आ रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन किरणों के रूप में किस तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो वो जब एनोड की तरफ जा रहे हैं तो उनको क्या नाम दे, वो तो कैथोड किरणें हैं, जो कि पहले से ही हमें पता है। हाईलाइट के तौर पर देखें तो एनोड किरणों की खोज में से दो महत्वपूर्ण बातें आपको सामने आती हैं कि एनोड किरणों का जो निर्माण है वो गैसीय अणुओं के गैसीय आयन में बदलना और गैसीय आयनों का फिर किरणों के रूप में कैथोड की तरफ जाना। एक बात यह है, दूसरा ये भी है कि इस वाले सेटअप में जो दाब था वो कैथोड किरणों वाले सेटअप से थोड़ा ज्यादा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कक्षा 11 के विद्यार्थी, कक्षा 12 के विद्यार्थी और जो जहां पर रसायन विज्ञान आने वाला है वो प्रतियोगी विद्यार्थी इन बातों को बहुत बारीकी से नोट करते चलें, क्योंकि यही चीजें आपको फिर उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो हमें पूरा पता तो होता है कि एनोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई, लेकिन जो ये छोटे छोटे बिंदु होते हैं ये कहीं ना कहीं हम इनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में होते हैं। तो ये साथ साथ आप नोट करते चलें। तो इस प्रकार से गोल्डस्टीन के द्वारा ये सेटअप किया गया। और रदरफोर्ड एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। रदरफोर्ड इन एनोड किरणों को ऑब्जर्व करते हैं, एनोड किरणों की विशेषताओं को, एनोड किरणों के गुणों को अध्ययन करते हैं, और अपने उस अध्ययन के आधार पर वो ये कहते हैं कि एनोड किरणें जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं उन छोटे कणों को कहते हैं प्रोटॉन। तो ये बात कौन बताते हैं, ये बात बताते हैं रदरफोर्ड।
इसलिए प्रोटॉन की खोज का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। और रदरफोर्ड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, क्योंकि रदरफोर्ड का भी आप आगे और भी पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं आप। तो प्रोटॉन की जो खोज का जो मेन जो काम है वो किसका है? रदरफोर्ड का। जबकि एनोड किरणों की खोज का पूरा सेटअप और ये सब किसने किया था? ये गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन हम कालांतर में यही जानते हैं कि सब रदरफोर्ड के द्वारा ऐसा किया गया है कि प्रोटॉन की खोज हुई है। तो जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने ही की है। तो इस पूरे सेटअप को आप कैथोड किरणों में जैसा आपने पढ़ा है, तो वैसे ही सेटअप है। जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताया। कैथोड किरणों की खोज के बाद कैथोड किरणों की विशेषताएं पढ़ी थी, ऐसी एनोड किरणों की खोज के बाद हम पढ़ने वाले हैं एनोड किरणों की विशेषताएं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए, परेशान नहीं होना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर किसी को थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं और प्रयास कर सकता हूं, उसको थोड़ा और ठीक बताने की कोशिश करूंगा। तो एनोड किरणों की जो विशेषताएं हैं, तो हम कैथोड किरणों की विशेषताओं से कंपेयरिंग करके इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पॉइंट की तरफ से जा रही है, मैं देखो अभी बोल रहा हूँ कि एनोड से निकल रही है, नहीं, एनोड की तरफ से जा रही है। बनी तो वो गैसीय अणुओं के गैसीय आयन है, वो गैसीय आयन ही तो दौड़ रहे हैं किरण के रूप में, वही तो एनोड किरणें हैं। तो एनोड से ये किरणें जाती हैं कैथोड की तरफ, तो ये प्लस से दूर जा रही हैं, इसका मतलब खुद प्लस होंगी क्योंकि माइनस की तरफ को जा रही हैं। तो एनोड किरणें धनावेशित किरणें होती हैं। सबसे पहली विशेषता तो इनकी है, ये धनावेशित किरणें होती हैं, अर्थात प्लस से माइनस की तरफ को चलती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि एनोड किरणों में जो एनोड किरणें जिन छोटे कणों से मिलकर बनी होती है उन्हें प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन भी कैसे होते हैं? फिर धनावेशित कण है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, ऐसे के ऐसे प्रोटॉन कैसे कण है? धनावेशित कण होते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एनोड किरणों को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में गुजारेंगे तो ये भी विचलित होती हैं। तो ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर विचलित होती हैं, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती हैं। कहां को हटेंगी? विद्युत क्षेत्र में आपको पता है कि प्लस प्लेट माइनस प्लेट, तो ये धनावेशित है, तो ये किस प्लेट की तरफ को जाएंगी? माइनस वाली। मानिए ये प्लस प्लेट है, माइनस है, ये एनोड किरणें आ रही हैं, ये एनोड किरणें हैं, तो ये पॉजिटिव होती हैं, तो ये किस तरफ विचलन दिखाएंगी? माइनस वाली प्लेट की तरफ दिखाएंगी। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होंगी? विचलित हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, तो कैथोड किरणों के लिए हम कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि E/m का मान नियतांक होता है, जो कि आज हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में जो स्टार्ट में हम पढ़ रहे थे, द्रव्यमान आवेश अनुपात, और वो मान होता भी कितना है वो सब। तो कैथोड किरणों के लिए E/m का मान नियतांक होता है, लेकिन एनोड किरणों के लिए E/m का मान नियतांक नहीं होता है। इन किरणों के लिए E/m नियतांक नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ये इन्होंने कैसे पता लगा लिया? देखिए, जो एनोड किरणों में हमने गैसीय अणु लिए, उन गैसीय अणुओं को इन्होंने बदल बदल कर देखा, अर्थात जो गैस उसमें प्रयुक्त हो रही थी उसकी प्रकृति को बदला। जैसे हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन ली और अदर गैसें ली, और जो इलेक्ट्रोड उसमें यूज किए गए इस सेटअप में, एनोड किरणों की खोज वाले सेटअप में, उन इलेक्ट्रोड मींस एनोड और कैथोड की छड़ों की धातुओं को बदल कर देखा गया। तो देखने में क्या आया कि E/m की वैल्यू बदल जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि एनोड किरणों के लिए E/m का जो मान है वो नियतांक नहीं होता, अर्थात एनोड किरणें जो गैसीय अणु, जो गैस आपने ली है उस पर, और जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो ये जो किरणें होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। किरणों की खोज हो जाने के बाद, एनोड किरणों की विशेषताएं पढ़ने के बाद, हम दो छोटे टॉपिक पर बात करें। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, उस हाइड्रोजन परमाणु में आपको पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही जब एनोड किरणों की खोज में अगर हम हाइड्रोजन गैस को लें, तो हाइड्रोजन गैस पर जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है जो कैथोड से निकलता है, तो वो इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। माने अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन
कम हो जाए तो ये H+ बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में तो ये इस टाइप से, और हाइड्रोजन में क्या बचेगा, इस हाइड्रोजन आयन में एक ही प्रोटॉन बचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, जब प्रोटॉन बचा है तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्प में कि प्रोटॉन होता है और उसके ऑप्शन में आयन हो सकते हैं, तो हम H आयन पर टिक करेंगे। एक छोटी बात और यहां से निकल कर आई द्रव्यमान आवेश अनुपात की सहायता से, कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 गुना 10 की घात -27 kg, इतने किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का मैं पहले लिख चुका हूँ 9.1 गुना 10 की घात -31। अभी तक हम इन दोनों लेक्चर में जो महत्वपूर्ण टॉपिक इस परमाणु संरचना चैप्टर से पढ़ चुके हैं उनको मैं एक बार थोड़ा सा आपको सारांश समरी वाइज थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे आप रिलेट कर सकें, उससे आप संबंध को थोड़ा प्रदर्शित कर सकें अपने दिमाग में। तो हम पहले पढ़ चुके हैं डाल्टन परमाणु सिद्धांत, आप पढ़ चुके हैं कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज व विशेषताएं, इसके बाद आप पढ़ चुके हैं आवेश द्रव्यमान अनुपात, इसका पूरा अपना प्रैक्टिकल आप पढ़ चुके हैं कि कितना वैल्यू आती है। आप पढ़ चुके हैं एनोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज व विशेषताएं। तो कैथोड किरणों की खोज मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज, एनोड किरणों की खोज मतलब प्रोटॉन की खोज। तो अभी तक हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जो भी इसमें और छोटी छोटी बड़ी बातें आई हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन खोजा जा चुका है, प्रोटॉन खोजा जा चुका है। मैंने E के ऊपर माइनस बनाया माने ये ऋणावेशित कण है, P के ऊपर प्लस बनाया माने ये धनावेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद जे थॉमसन, जिन्होंने ये सेटअप बताया था, इस अनुपात का मान बताया था, वही जे थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, अर्थात परमाणु का स्वरूप पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। और उन्होंने परमाणु के उस स्वरूप को बताने के लिए अपना एक परमाणु मॉडल दिया, जिसको हम जे थॉमसन परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। उस परमाणु मॉडल में उन्होंने क्या कहा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तथा साथ ही जे थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो जो इससे अगला वीडियो आएगा वो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हम परमाणु संरचना को और बारीकी से समझ पाएंगे। तो मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि आप लगातार बड़े क्रमबद्ध तरीके से इन वीडियो को देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी इनको बहुत बारीकी से देखें, और बहुविकल्पी वाला जब वीडियो आएगा इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद उसमें बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आप अपने उस नॉलेज को चेक भी कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि परमाणु संरचना का जो सीधा मतलब है कि परमाणु माने जिससे हम बने, माने रसायन विज्ञान के हिसाब की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम भी परमाणु से बने। तो वो परमाणु कैसा होता है, वो परमाणु किससे बना होता है, उस परमाणु के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट होता है, वो सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम अगले वीडियो के लिए परमाणु मॉडल उसमें पढ़ने वाले हैं।